अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था दैट वाज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जहाँ पे हमने दो लॉ जो हैं वो रिफ्लेक्शन के पढ़े थे। ठीक है, पहला हमने पढ़ा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो हैं वो सारे सेम प्लेन के क्रॉस होते हैं, और जबकि हमने दूसरा पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, इन दोनों में फ़र्क करना है हमने। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? वो कहते हैं कि रेगुलर अकर्स ऑन स्मूथ सर्फेसेस लाइक मिरर्स। ठीक है, स्मूथ सर्फेसेस के ऊपर जो है जो रिफ्लेक्शन होती है दैट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन, दैट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि दैट इज़ ऑन द स्मूथ सर्फेसेस। ठीक है, इट अकर्स ऑन स्मूथ सर्फेसेस। दूसरा पॉइंट इसका ये बनता है कि रिफ्लेक्शन इज़ क्लियर एंड शार्प। क्यों कि ये कंसिस्टेंट होती है, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हर वेव एक सेम डायरेक्शन के अंदर जाती है और वो टकरा के आए तक बिल्कुल सीधी, कोई भी जो आप कह लें कि इसकी रेज़ होती हैं, ठीक है, वो अब्जॉर्ब नहीं होती, या वो आप कह लें कि इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करके आए तक पहुंचती हैं, तो इसकी जो इमेज होती है दैट इज़ वेरी क्लियर एंड शार्प। द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ कंसिस्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वेव, लेट से ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास, तो एक वेव का जो एंगल होगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरी वेव भी अगर फॉल कर रही है तो उसका एंगल भी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों ही कंसिस्टेंट होंगे। दोनों ही क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, कि दोनों इस तरह से इक्वल डिस्टेंस के साथ मूव करेंगे। ठीक है, इफ़ आई ड्रॉ द थर्ड वन हेयर, तो वो भी इसी तरह से एक आप कह लें कि सेम पैटर्न के साथ, सेम फासले के अंदर, और यहाँ पे जो उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक जैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो थर्ड पॉइंट दैट देयर एंगल्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो across this leading to a distinct image being formed, the phenomena is shown in this figure। यहाँ पे जो है कि फिनोमेना शो किया गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये टॉर्च से लाइट इसके ऊपर फॉल की करवाई जा रही है, और ये फॉल लाइट जो है, या कोई भी अगर आप इमेज भी रखते हैं, तो यहाँ से आपको वो इमेज रिफ्लेक्शन के थ्रू नज़र आएगी। ठीक है, तो वो एक क्लियर और शार्प इमेज आपको नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास रिफ्लेक्शन हो रही है वो रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन को, तो डिफ्यूज्ड का मतलब होता है चीज़ का अब्जॉर्ब हो जाना, अंदर दब जाना। ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाना, चीज़ों का जाके ख़त्म हो जाना। तो वो कहते हैं दिस हैपन्स ऑन रफ सर्फेसेस। ठीक है, ये रफ सर्फेसेस के ऊपर होती है। ठीक है, वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन मैनी डायरेक्शन। ठीक है, ये आप कह लें कि बहुत सी डायरेक्शन के अंदर स्कैटर कर जाती है। रफ़ सरफेस होती है ना, तो रफ़ सरफेस के अंदर क्या होती है? नॉन शाइनी रफ़ सरफेस, तो उसके अंदर लाइट जब पड़ती है तो वो रिफ़्लेक्ट नहीं करती। आप ये कह लें कि वो उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, और बहुत सी डायरेक्शंस में आप ये कह लें कि वो रिफ़्लेक्ट होती है। ठीक है, तो वो हमें जो है उसकी कोई इमेज नहीं मिलती। उसमें जैसे हमारे पास मिरर है, तो मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, तो हमें एक इमेज मिलती है शार्प क्लियर, उसमें कोई हमें शार्प क्लियर इमेज नहीं मिलती। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अलाउ अस टू सी मोस्ट नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वो स्मूथ सर्फेसेस पे थी, ये नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। ठीक है, like this page of your book, that is why we can see this page from all sides, not only from a single point। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इस पेज को अगर आप देखें तो पेज को आप हर तरफ से देख सकते हैं,
क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो इसमें अब्जॉर्ब हो जाती है, वो डिफ्यूज, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती कि हमें एक सर्टेन एंगल के ऊपर ही नज़र आई है, हमें हर तरफ से नज़र आती है। ठीक है, हर तरफ से नज़र आने की वजह ये भी आप कह लें कि लाइट यहाँ पे पड़ने पर फैलती है हर डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मैनी डायरेक्शंस है ना, तो हमें बहुत सी अतराफ से वो चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर डायरेक्शन जैसे यहाँ पे है तो रेगुलर में तो एक सिंगल डायरेक्शन है, तो जब सिंगल डायरेक्शन के अंदर हमें नज़र आती है तो वो हमें आप कह लें कि इस जगह पे आपको इमेज नहीं नज़र आएगी, इस जगह पे आपको इमेज नज़र आएगी, जबकि यहाँ पे इधर भी नज़र आ रही है आपको इमेज, और डिफ्यूज़ में यहाँ भी नज़र आ रही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आपकी जो है वो आप ये कह लें कि बहुत सी डायरेक्शंस के अक्रॉस हो रही है। ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग अबाउट द डिफ्यूज़ इमेज। इसमें नॉन कंसिस्टेंट होते हैं एंगल। ठीक है, आप एक और दूसरा पॉइंट ये लिख लेंगे कि नॉन कंसिस्टेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, वन थिंग इज़ नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और मैनी डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और इसके केस के अंदर ब्लरी इमेज बनती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडिया। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मटेरियल मीडिया के अंदर रोशनी की जो रफ्तार है, अगर आपको पता हो वैक्यूम के अंदर, ठीक है, जहाँ पे कोई एयर मौजूद नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज़ 3 × 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही लाइट जो है वो किसी मीडियम के अंदर इंटर होती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, वो कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मैटर इज़ लेस देन दैट ऑफ वैक्यूम। ठीक है, कि जब वैक्यूम के अंदर होगी कि जहाँ कोई मीडियम नहीं होगा, वहाँ से जैसे ही लाइट किसी मीडियम के अंदर इंटर करती है तो इट स्लो डाउन। ठीक है, क्यों स्लो डाउन होती है? बिकॉज लाइट इंटरेक्ट्स विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, वाई वो अगर पूछ लेता है कि वाई द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस एज इट इंटर्स इनटू अ मटेरियल मीडिया, तो आपने बताना है क्योंकि मटेरियल मीडियम के अंदर एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो रुकावट, हिंडर्स मतलब होता है रुकावट पैदा करना, स्पीड रोशनी को रुकावट पैदा करते हैं, उसको रोकते हैं, तो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो वो कह रहे जितना डेंसर, आप याद रखिएगा, जितना डेंसर मीडियम होता है उतनी ही इंटरेक्शन ज़्यादा होती है और उतनी ही स्पीड कम होती है, और चीज़ बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ आप कह लें ज़्यादा बेंड करती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपके, ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप ये कह लें कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि कैसे ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्यों अकर करती है। ऑल्दो मैं आपको बहुत दफ़ा पहले भी क्लास के दौरान भी बता चुका हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड। ठीक है, स्पीड की चेंज की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर करती है। तो वो चेंज इन स्पीड जो है वो जितना ज़्यादा डेंसर मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा जो है वो रिफ्रैक्शन होगी, आप ये कह लें बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। ठीक है, तो जितना रेयर मटेरियल होगा उसमें बहुत कम जो है वो बेंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल एयर की अगर आप बात करें तो वो 1.000293 है। ठीक है, तो एयर इज़ अ रेयर मटेरियल, तो इसमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर आप देखें तो वाटर में जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा है और उसमें जो है वो ज़्यादा रिफ्रैक्शन होती है। अगर आप ग्लास की बात करें तो उसमें भी ज़्यादा होती है एयर की निस्बत, क्योंकि वो एक डेंसर मटेरियल है। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे रिफ्रैक्शन भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि हिंड्रेंस बढ़ेगी और हिंड्रेंस से स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड है वो कम होगी। तो जितनी स्पीड में ज़्यादा फ़र्क आएगा आप कह लें उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा या रिफ्रैक्शन बढ़ेगी। तो द नेक्स्ट थिंग इज़ आई थिंक दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़
यू वांट टू मैयर दैट, वो कहता है द मैयर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, ठीक है, वो वाटर से ग्लास भी हो सकता है, वो एयर से वाटर भी हो सकती है, वो वैक्यूम टू एयर, कोई भी दो मीडियम्स के दरमियान जब लाइट इंटर करती है और उसकी हमने देखा कि चेंज इन स्पीड होती है, तो कितनी चेंज इन स्पीड के ऊपर कितनी बेंडिंग हुई है, ठीक है। आप इस चीज़ का एक आप कोई जैसे कि आप कह लेते हैं कि 1 kg 2 kg 3 kg किसी चीज़ का मैयर होता है ना, कि मैं लेट से फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी लेकर आया हूँ, तो एंड आई से दैट इट्स 1 kg, तो इट मीन्स दैट हमें एक समझ आती है कि अच्छा वो इतनी होगी। 2 kg है तो हमें समझ आता है दैट इज़ दिस मच। तो अब हमारे पास जो बेंडिंग है वो कितनी हो रही है, किसी मटेरियल से किसी दूसरे मटेरियल में जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी बेंडिंग होती है, तो दैट मेजर ऑफ बेंडिंग इज़ गिवन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशो होती है ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन एम्प्टी स्पेस टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस, ठीक है। आप ये कह लें कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, इनको ना हमेशा याद रखने के ना ट्रिक रख लें, ठीक है। मैंने एक टेस्ट दिया, ठीक है, अभी ही रिसेंट एक, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इस फॉर्मूले से। अब फॉर्मूले में ट्रिकी चीज़ ये होती है कि n इज़ इक्वल्स टू सी ओवर वी है या n इज़ इक्वल्स टू वी ओवर सी है। ये याद होता है कि v था और c था, v ऊपर था नीचे था, ये भूल जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखें CV से, द वर्ड CV करिकुलम बिटाए होता है ना, तो CV n इज़ इक्वल्स टू सी वी, मुझे याद है कि n इज़ इक्वल्स टू सी वी, C ऊपर आता है, C पहले आता है, V नीचे है, मुझे फिर वहाँ से याद रहता है, तो आई कैन पुट दिस वैल्यू हेयर, ठीक है। और भी मैंने मैथमेटिकली भी लिखा हुआ है कि ये अब एक और क्वेश्चन आपका मुझे यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। आप कहते हैं कि जो C है कैन लिखें, इसका आंसर भी अपनी बुक पे लिखिएगा, मुझसे शेयर भी कर लीजिएगा। कैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी लेस देन or equal to 1 if yes then how and no, इस तरह का क्वेश्चन आप कह लें देन, ठीक है। कुछ लैंग्वेज नहीं मज़े की होगी, लेकिन ये क्वेश्चन है कि अगर इफेक्टिव इंडेक्स हमारा 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है, अगर हो सकता है तो कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, किस कंडीशन में होगा, और अगर जो है वो लेस देन 1 अगर हो सकता है तो बताएं, नहीं हो सकता तो वजह बताएं क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी वजह मैं कल आपको बताऊंगा भी, लेकिन इसकी वजह आपको पता होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हेयर, ये हमारे पास है नॉट हेयर, कल जो मैंने आपको एक दिया था क्वेश्चन, ठीक है, ये उसके ऊपर है कि कैन यू टेल का एक क्वेश्चन दिया था।
कहते हैं कि लाइट रे स्ट्राइक्स, अब देखिए रोशनी है तो लेट्स से कि लाइट रे इस तरह से आ रही है, वो कहते हैं उसका एंगल यहाँ पे 47 डिग्री है विद सरफेस। कितना? विद सरफेस उसका 40 डिग्री है, 47 डिग्री है सॉरी। अब एक तो वो कहता है कि यहाँ पे थीटा आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो फाइंड करें। दूसरा वो कहता है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताएं, वो कितना है। ठीक है, फिर ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके दरमियान का एंगल भी बताएं। अच्छा, हम जानते हैं कि ये जो टोटल एंगल होता है यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, इसके दरमियान ये जो टोटल एंगल है दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो नीचे वाला कितना है? 47। ये जो नीचे का एंगल है दैट इज़ 47। इफ दिस वन इज़ 47 तो हमें पता होना चाहिए कि ये कितना होगा? 90 माइनस 47, 90 माइनस 47। सो इफ़ वी माइनस 90 47 को माइनस करते हैं तो आई थिंक सो दैट कम्स आउट टू बी 43 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना होगा? 43 डिग्री। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक हमें पता है कि ये अगर एंगल 43 है तो ये भी 43 ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये 43 है, तो इन दोनों रेस के दरमियान जो एंगल है वो 43 यहाँ से और 43 यहाँ से दोनों को मिलाएं तो 86 बनता है। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज़ 86 डिग्री। ठीक है, तो इन दो के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 86 डिग्री, और जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज़ 43 डिग्री। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। नेक्स्ट जो है वो हम स्नेल्स लॉ को पढ़ेंगे, और कल मैं आपको ये जो मैंने आपको होम टास्क क्वेश्चन दिया है इसको आप डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बेटा एंड अस्सलाम वालेकुम।